Hello students, welcome to the channel of Angstrom Education. The topic that we are going to cover today is circle. So basically we'll be learning what circle is, the theorems and what are the terms that we use in a circle. Okay, so let's start. So like आप सबने wheels देखा होगा, गाड़ी के wheels basically. तो wheels देखे होंगे आपने कि wheels ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं wheels. और जब wheels गाड़ी move करता है तो डेफिनेटली बात है व्हील्स ऐसे मूव करते हैं, मतलब ये व्हील ऐसा था, अब ये एक पॉइंट ऐसा चल जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर पॉइंट भी क्या हुआ, पॉइंट मूव हुआ, फिर थोड़ा आगे गया तो पॉइंट मूव हुआ. तो हमने क्या देखा, व्हील्स मूव कर रहा है ऐसे वे में, इस पाथ में. तो ये जो राउंड पाथ है, ये जो राउंड पाथ बना रहा है व्हील, ये जो राउंड पाथ है व्हील का, तो इस राउंड पाथ को हम लोग बोलते हैं सर्कल. तो बेटा मैं बेसिकली ये तो नहीं बोल सकता कि सर्कल ये व्हील है, ठीक है, तो लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मैं क्या बोल सकता हूँ, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ fixed point is circle. क्लियर यहाँ तक? अब मैं समझाता हूँ इस टोटल डेफिनेशन का मतलब क्या है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ये व्हील का, ठीक है, तो व्हील यहाँ से गया ऐसे रोटेट हो रहा है, इधर गया, मैंने क्या बोला कि ये पॉइंट यहाँ था, अब ये पॉइंट यहाँ चला गया, फिर मैंने क्या बोला बेटा कि ये पॉइंट आगे चला गया, फिर बेटा मैंने बोला कि जैसे जैसे व्हील मूव करेगा तो पॉइंट्स भी मूव कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड पॉइंट. मैंने ये बोला कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट है एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है और यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट क्या है. तो बेटे मैंने जैसे बोला था पॉइंट मूव कर रहा है, तो फिक्स्ड पॉइंट इसका यहाँ पे है, ये जो पॉइंट फिक्स है यहाँ से, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, या तो कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ. तो फिक्स्ड पॉइंट एक सर्कल का, जब भी सर्कल में बात करते हैं बेसिकली फॉर अ सर्कल, तो फॉर अ सर्कल द फिक्स्ड पॉइंट इज इट्स सेंटर, ओके, एंड फॉर अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया. अब इस पॉइंट से मैंने क्या बोला, एक फिक्स डिस्टेंस, या तो यहाँ पे हो जाए या तो यहाँ पे हो जाए. तो इस फिक्स डिस्टेंस को जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, ठीक है. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है रेडियस, ये जो डिस्टेंस या तो यहाँ से या तो यहाँ से, ये हो जाएगा रेडियस सर्कल का. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ओके. अब जैसा मैंने बताया फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर और रेडियस है जो फिक्स डिस्टेंस है. तो ऐसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है. तो सर्कल का ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, ठीक है. तो वैसे ही ये जो सर्कल जिस प्लेन में है, ये प्लेन होगा कोई, जो प्लेन में है, जो बाहर का पार्ट होगा उस प्लेन का हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट. और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इंटीरियर जो रीजन है, ये जो रीजन है, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इंटीरियर रीजन का. तो इंटीरियर रीजन है सर्कल का, फॉर इंटीरियर रीजन वी यूज द टर्म एज सर्क्यूलर रीजन. सर्क्यूलर रीजन बोलते हैं इस टर्म को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं. अब कुछ टर्म्स है जो हम लोग को पता रहना चाहिए कि सर्कल में क्या होता है. कुछ टर्म्स है जो हम लोग को पता रहने चाहिए, टर्म्स फॉर सर्कल. अब वो टर्म्स क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है. तो पहला टर्म जो मैं तुमको बताऊंगा वो है कॉर्ड. बेसिकली हम लोग को पता रहना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है. तो फर्स्ट टर्म जो मैं बता रहा हूँ वो है कॉर्ड. व्हाट इज कॉर्ड, ठीक है. अब मान लो एक सर्कल है मेरे पास, ये सर्कल है,
अब अगर मैं सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं पी क्यू, तो बेटा ये जो कॉर्ड है पी क्यू, सॉरी ये जो लाइन है पी क्यू, लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is what is chord, ठीक है। लेकिन वैसे ही अगर तुमने पूछा ठीक है सर एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे लाइन, तो वो कॉर्ड हो गया। लेकिन तुमने बोल दिया सर यहाँ पे तो सेंटर है और मैं अगर इस सेंटर से पास कर दूं इस लाइन को, कोई भी लाइन को, मान लो लाइन एम एन है, पास कर दूं तो भी क्या ये कॉर्ड होगा? तो मैंने बोला नहीं, बिल्कुल ये कॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि जब भी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, is diameter, is what is diameter of circle, right? अब लाइन कौन सा होगा बेटा? लाइन होगा कॉर्ड, जो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, देखो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तो जा रहा है, बट क्या कर रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, ये हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक, दूसरा एक रिलेशन होता है हमारे बीच में, डायमीटर डी से अगर डिनोट कर रहा हूँ मैं, और रेडियस है, रेडियस क्या बताया था मैंने? सेंटर से कोई भी एक डिस्टेंस, तो क्या रेडियस। अब डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है, जो डायमीटर होता है ना वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, ये रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस का। द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। अब तीसरा टर्म मैं जो बताऊंगा वो है आर्क। आर्क क्या होता है? देखो मान लो एक सर्कल है, ऐसा ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया ऐसे, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है। एक कॉर्ड ड्रॉ किया मैंने ऐसे, ए बी किया, तो तुम देख सकते हो कॉर्ड को ड्रॉ करने के बाद 2 सेक्शंस में पड़ गया ना, ये चीज 2 सेक्शन में पड़ गया। कॉर्ड के बाद 2 सेक्शंस में पड़ गया हमारा सर्कल, पड़ गया। तो मैं बोल सकता हूँ 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया, मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 2 पीसेस में जो है हमारा सर्कल डिवाइड हो गया, 2 पीसेस डिवाइडेशन हो गया, ये बोल सकता हूँ मैं 2 पीसेस डिवाइडेशन हो गया। तो ये जो डिवाइडेशन होता है, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पार्ट, ये जो डिवाइडेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। अब एक चीज ध्यान देना इस आर्क में, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट है, बिगर पार्ट है ना, और ये जो पार्ट है ये स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट है बिगर और ये पार्ट है स्मॉलर। तो जो बिगर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, और जो स्मॉलर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि जब भी सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है या 2 पीसेस में डिवाइड हो रहा है, तो वो पीसेस जो डिवाइड हो रहे हैं उनको बोलेंगे हम लोग आर्क, ठीक है। और जो बड़ा वाला पार्ट है, दैट इज द लॉन्गर पार्ट, इज टोल्ड टू बी मेजर आर्क, एंड द स्मॉलर पार्ट इज टोल्ड टू बी एज माइनर आर्क, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज अ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? ऐसे ही एक सर्कल बनाता हूं मैं, ये सर्कल है, अब मान लो सर्कल का कॉर्ड यहां से ड्रॉ किया हुआ है पी क्यू, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, इस सर्कल को अगर मैं 2 चीज में डिवाइड करूं, 2 पार्ट में, इसे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, तो तुम लोग बोलोगे सर सिंपल सा बात है, एक तो ये पार्ट हो जाएगा ये वाला,
ये वाला, और तुम बोलेगा सर एक तो ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये जो दोनों है इनके बीच में ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट बेसिकली क्या है, रीजन बिटवीन आर्क एंड, क्या हो जाएगा, रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। आता अब आगे एक टर्म आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस तो जैसे एक सर्कल है, ठीक है, मैंने तो बता दिया ये, तो ये सर्कल का ये जो पाथ है ना, ये पाथ, ये बाउंड्री जो दिख रहा है, तो ये लेंथ है, तो लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। और बेसिकली सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r, और एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेक्टर। नेक्स्ट टर्म इज अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो सेक्टर क्या होता है, ऐसे ही अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं मैं, ये कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है, और एक सेंटर है O। अगर मैं O से P में लाइन ड्रॉ कर दूं और O से Q में, तो जो रीजन होता है, रीजन बिटवीन आर्क एंड रेडियाई, कितने रेडियाई, 2 रेडियाई, इज नोन एज सेक्टर। और जैसे वहां पे मैंने बोला था कि 2 आर्क होता है, बड़ा आर्क एक छोटा है, दैट इज मेजर आर्क और माइनर आर्क, तो तुम तो सीधा बोल दोगे सर यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे एक हो जाएगा मेजर सेक्टर और एक हो जाएगा माइनर सेक्टर। ओके, आई गेस इट इज क्लियर टिल हियर। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर 2 आर्क इक्वल हो जाए, इफ 2 आर्क आर इक्वल, मेरा बोलने का मतलब समझा क्या हुआ, मतलब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये कॉर्ड है तो दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाए, मतलब एक तो सर्कल ऐसे बनेगा और एक सर्कल ऐसे बनेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेजर आर्क इक्वल टू माइनर आर्क हो जाए, इक्वल टू माइनर आर्क। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम बोलोगे सर सिंपल सा बात है, एक सर्कल है उसको बीच से हम लोग डिवाइड कर देंगे, या ट्रू, तो बीच से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा बात है, ये जो डिवाइडेशन होगा तो सर्कल आधा हो गया, हाफ हो गया सर्कल, मतलब दैट इज हाफ ऑफ टोटल सर्कल, राइट। अगर हाफ ऑफ टोटल सर्कल हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। हाफ ऑफ टोटल सर्कल हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल, राइट। और वैसे ही सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि सेगमेंट और सेक्टर इक्वल हो जाए, तो सेगमेंट मतलब इन दोनों का बीच का एरिया जो था, ये वाला पोर्शन, और सेक्टर वो सेक्टर वाला, तो वैसे ही अगर हम लोग बोलते हैं इफ बोथ सेगमेंट एंड सेक्टर्स आर इक्वल, तो हम लोग बोलते हैं उस रीजन को सेमी सर्कुलर रीजन। ओके, सो बेसिकली सर्कल में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है थ्योरम्स। जो थ्योरम्स होता है इम्पोर्टेंट, बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, उनको हम लोग को पढ़ना, उनको प्रूफ्स देखना है थ्योरम में। सो जो पहला थ्योरम है हमारा सर्कल चैप्टर में, सो थ्योरम नंबर 1 क्या है हमारा, सो जो पहला थ्योरम है वो है इक्वल कॉर्ड्स
of circle subtend equal angles at center. ओके, अब इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए हमें। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। अब इसके प्रूफ में आते हैं हम लोग कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ तो पहले तो सिंपल सा बात है, मैं एक सर्कल बनाऊंगा, राइट। सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पे क्या करना है, मुझे कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड बेसिकली मैं एक सेंटर तक बनाऊंगा ये, ठीक है, और एक सेंटर को यहां से बनाऊंगा कॉर्ड, ठीक, राइट। ये मान लो ये सेंटर को है, और मैं इस कॉर्ड को मान लो यहाँ पे ले जाता हूँ, और इस कॉर्ड को ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मान लो एक पॉइंट पे ले जाता हूँ, और इस पॉइंट पे ज्वाइन करता हूँ। लेट्स से दिस इज ए और डी, और यह है बी, यह सी। तो थ्योरम में क्या बोला कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। कॉर्ड्स इक्वल है और बोला कि इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या है, इसमें जो गिवन डेटा है हमारे पास वो है ए बी और सी डी कॉर्ड्स हमारे, और ओ सेंटर है। और सिंपल सी बात है, टू प्रूव हम लोग सिमिलरली ऐसा ही लिखेंगे तब हमें मार्क्स मिलेगा पूरा, राइट। अगर शॉर्ट कट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल तो बेटा यहाँ पे ये है, और दूसरा ट्राइंगल अगर मैं बोलूँ तो बेटा दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। सो अब मैं आगे लिखता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो अगर मैं ट्राइंगल बोलूँ ये है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, क्यों? क्योंकि रेडिया ही है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये भी क्यों? क्योंकि रेडिया ही है। और मैंने क्या बोला था कि जब भी एक फिक्स्ड सेंटर से कोई भी डिस्टेंस पे तो रेडियस ही होता है, वो तो रेडियस है, ये देख लिया रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होगा, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि कॉर्ड्स गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल है। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई साइड 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 रूल। अगर ये रूल से कॉन्ग्रुएंट है ट्रिपल एस रूल से, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी, सो मैं बोल सकता हूँ ना कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी डी, corresponding part of congruent triangle से AOB is equal to CP is equal to angle COD। Hence proof, ये हमें प्रूव करना था कि इक्वल कॉर्ड क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, ठीक है। तो अगर इसका ये प्रूफ है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स का मतलब बेटा होता है इसका रिवर्स। सो पहले तो आप लोग सोचो कि रिवर्स क्या होना चाहिए। अगर इक्वल कॉर्ड सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल सेंटर पे, तो रिवर्स क्या होगा कि अगर सेंटर पे इक्वल एंगल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगा। तो कन्वर्स इसका ट्रू होगा, तो मतलब सेंटर पे सेंटर एंगल अगर इक्वल है इट मीन्स क्या, कॉर्ड भी इक्वल होगा। इसका कन्वर्स ये होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो बेटा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है द परपेंडिकुलर
from the center of a circle to a chord bisects the chord. तो इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने और एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ मैं. ये कॉर्ड है, ठीक है. ये कॉर्ड है, मान लो ए बी कॉर्ड, ठीक. तो ये थ्योरम ये बोलता है, ये अगर सेंटर है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. कोई सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो ये थ्योरम ये बोलता है कि ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा. मान लो कोई पॉइंट है एम जहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब होगा ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अब अगले हेडिंग में आते हैं. अगले हेडिंग में आने के पहले कुछ नॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं उसके पहले, ठीक है. बहुत नॉर्मल चीज़ें. अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमको 2 पॉइंट दे दूँ, मैं बोलूँ बेटा एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, तो इसे कितना सर्कल बना लोगे तुम लोग? तुम सीधा बोलोगे हाँ सर इससे बहुत सारे सर्कल बना लेंगे हम लोग, ऐसे काफ़ी सारे सर्कल्स बना लेंगे, ऐसे काफ़ी सारे बना लेंगे. लेकिन अगर वैसे ही मैं बोल दूँ कि अगर 3 लीनियर पॉइंट्स है, तो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, तो अब पहले बात, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है. एक लाइन पे लाई करने का मतलब है, ये लाइन है. कोलिनियर का मतलब है कि ये लाइन है, ठीक है. यहाँ पे पॉइंट है, मान लो ए बी, तो इसी पॉइंट पे तीसरा पॉइंट भी होगा सी, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, कहीं पे भी लाई कर सकता है. तो मैं बोलूँ इससे कितना सर्कल होगा, तो तुम बोलोगे सर इससे तो कुछ नहीं, बट लेकिन मैं एक सर्कल ऐसे बना लूँगा जरूर, ठीक है. ओके, सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि तीसरा पॉइंट तो अगर आएगा तो सर्कल बनेगा नहीं. लेकिन हाँ, एक कंडीशन, अगर मैं बोलूँ कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो तब क्या बोलोगे? तब भी क्या तुम्हारा आंसर यही रहेगा? नहीं, तब तुम्हारा आंसर ये नहीं रहेगा. तब तुम मुझे बोलोगे कि सर कोई इशू नहीं है, मैं ऐसे पॉइंट्स प्लेस कर देता हूँ क्योंकि नॉन कोलिनियर है, एक को यहाँ रख देता हूँ, एक को यहाँ रख देता हूँ, एक को यहाँ रख देता हूँ, और मैं इजीली एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे. सही है. तब तुम बोलोगे मैं इजीली एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारे पास एक थ्योरम है इस चीज़ से, और वो थ्योरम क्या है वो मैं बताता हूँ. There is, please note down guys, whoever is going through this video, it's important. There is one and only one circle passing through 3 non-collinear points. वही चीज मैंने वर्डिंग्स में लिख दी और वो थ्योरम है, राइट. एंड द थ्योरम इज देयर इज वन एंड ओनली वन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सॉरी, there is one and only one circle passing through 3 non-collinear points. अब ऐसे एक इंटरैक्टिव बात करते हैं, फिर से वापस से एक इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है. मान लो एक लाइन है ए बी, ठीक है, और एक कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, मान लो डी, और इस पॉइंट से मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. तो क्या देखूंगा मैं कि इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकता है, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, ठीक है. लेकिन अब इसमें एक बात है, इसमें बात क्या है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है. तो ये जो लाइन होगा तो परपेंडिकुलर है, राइट.
तो परपेंडिकुलर जो लाइन है, सो जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम डी। ठीक है, तो हमेशा जब भी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ हो रहे हैं तो वो जो लाइन है जो परपेंडिकुलर उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम डी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा मैं, ये सर्कल, ठीक है। अब मान लो इस सर्कल का सेंटर है O, राइट, O सेंटर है। अब फ्रॉम O, राइट, मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ O से। अब O से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ OL और OM, जो कि इक्वल है लेंथ में, ठीक है, जो कि इक्वल है लेंथ में। और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक कॉर्ड PQ, एक कॉर्ड है यहाँ पे PQ और एक कॉर्ड है यहाँ पे R और S। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब हो रहा है जो लेंथ है PQ का वो इक्वल होना चाहिए लेंथ और इसके बराबर, मतलब PQ का जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए लेंथ और इसके बराबर, ठीक है। अब ध्यान समझना बात, मान लो एक सर्कल है और मैंने दो कॉर्ड्स बना दिए ऐसे, ठीक है। एक कॉर्ड है DC, एक कॉर्ड है AB, दो कॉर्ड्स बना दिए मैंने ऐसे। तो मैं देखूँ तो इन दोनों का सेक्शन अगर मैं अलग अलग देखूँ तो कुछ ऐसा बनेगा ना, इधर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा DC और नीचे वाला का मैं लिखूंगा तो ऐसा बनेगा कुछ। मैं मेजर व्यू दिखा रहा हूँ वैसा A और B। तो अगर मैं इसको उठा के इस पे प्लेस कर दूँ, इसका मतलब होता है कि मैं इसको सुपर इम्पोज कर दूँ मैं एक के ऊपर एक डाल दूँ, सुपर इम्पोज करूँगा तो मैं देखूंगा कि ये दोनों सेम हो जाएगा, मतलब एक को एक कवर कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ a circle are equal, then arcs are congruent। तो arcs क्या बोलेंगे हम लोग, congruent है। और वैसे ही अगर arcs इक्वल होगा if, कॉन्वर्स इसका भी ट्रू हो जाएगा। if arcs are equal then chords are also equal, chords are also equal, क्योंकि कॉन्वर्स से वो भी ट्रू हो जाएगा। तो देख लिया हम लोग ने कि सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब इफ टू chords ऑफ अ सर्कल आर इक्वल तो आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इफ आर्क्स आर इक्वल तो chords आर ऑल्सो इक्वल। अब जैसा पहले मैंने दो चीज बताया था, एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क, ठीक है। तो जो एंगल बनता है मेजर आर्क के थ्रू, जो एंगल बनता है मेजर आर्क से, जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये याद करने वाली बात है। मेजर और माइनर आर्क होता है और जो मेजर आर्क से जो एंगल बनता है उसको बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। और कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हमेशा इक्वल एंगल्स सबटेंड करता है, ठीक है। अब लास्ट एक थ्योरम जिसको हमने प्रूव करना है। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है जो हम लोग को प्रूव करना है वो है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है, टू प्रूव हम लोग को क्या प्रूव करना है, एंगल जो सबटेंड हो रहा है आर्क से POQ वो क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, दैट इज PAQ का डबल होना चाहिए। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, विल जॉइन AO एंड एक्सटेंड एंड क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे टिल B। तो मतलब AO को ज्वाइन कर देंगे हम लोग
और एक्सटेंड कर देंगे बी तक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसलिए लिख दिया मैंने। अब ट्राइंगल अगर मैं देखूं ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू ट्राइंगल देखो, ओ ए क्यू ये ट्राइंगल देखो इस ट्राइंगल, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों? क्योंकि रेडियस है। और बोलूँ अगर मैं तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मैं बोल दूँ तो हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, और एक मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। इट मीन्स एंगल बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए क्यू। और यही करना था हमें प्रूफ हो गया। तो सर्कल का ये लास्ट थ्योरम था। और तो बेसिकली हमने सर्कल पढ़ लिया। अब बस हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जो कि हम लोग एनसीईआरटी से नॉर्मली कर सकते हैं या कोई और भी बुक से कर सकते हैं, आर्य सप्तम वगैरह से। ठीक है। सो फॉर फर्दर इंटरैक्टिव क्लासेस and to join our new batches, please log on to www.angstromedu.in and unlock your grades. Thank you.